नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संप्रभुता को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मेरा प्रयास यह रहेगा कि फैक्चुअल जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए, विशेष तौर पर उन तथ्यों को जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, जीआईसी, सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र और असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में संप्रभुता से संबंधित पूछे गए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी वाले सेगमेंट में संप्रभुता व स्वतंत्रता से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली 3 वीडियो में मैंने स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम संप्रभुता यानी सॉवरेंटी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग चलते हैं परिचय की तरफ। संप्रभुता किसी राज्य या शासकीय निकाय की अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो संप्रभुता किसी राज्य या शासकीय निकाय की वह सर्वोच्च और अंतिम शक्ति है जिसके तहत वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने क्षेत्र और जनता पर शासन करता है। इसे आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार बताया जा सकता है। प्रभुसत्ता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से संप्रभुता या प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांत को 16वीं शताब्दी में जॉन बोदा, 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोसियस और टॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में रूसो और 19वीं शताब्दी में ऑस्टिन ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। अगर संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो सॉवरेंटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपरेनस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता। अतः प्रभुसत्ता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता के ऐतिहासिक विकास क्रम को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है। सबसे पहले है वेस्टफेलिया की संधि 1648। संप्रभुता का आधुनिक विचार 1648 के वेस्टफेलिया संधि के बाद विशेष रूप से स्पष्ट हुआ। यह संधि 30 वर्षों से यूरोपीय शक्तियों के बीच चल रहे युद्ध का अंत किया। इस संधि ने राज्य की संप्रभुता को परिभाषित किया। तो सबसे पहली बार राज्य की संप्रभुता को परिभाषित किया जा रहा है वेस्टफेलिया की संधि में, जहां प्रत्येक राज्य को अपनी सीमा के भीतर पूर्ण और सर्वोच्च अधिकार दिया गया। इसके बाद संप्रभुता का विचार राष्ट्रीय राज्य के नियंत्रण और स्वतंत्रता के रूप में विकसित हुआ। इससे 2 प्रमुख सिद्धांत विकसित हुए। पहला है आधुनिक राज्य प्रणाली की शुरुआत हो रही वेस्टफेलिया की संधि से, और दूसरा है घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत वेस्टफेलिया की संधि द्वारा आ रहे हैं। दूसरा है संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विचारक जीन बोडीन ने अपनी कृति 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। राजतंत्र का औचित्य साधने तथा पोप और सामंत सरदारों की सत्ता को मध्य युग में सीमित करने के उद्देश्य से बोंदा ने द रिपब्लिक में राज्य को परिवारों और उसकी मिली जुली संपत्ति का ऐसा संगठन कहा जहां एक सर्वोच्च शक्ति और विवेक का शासन चलता है। ये कथन कई बार टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये जो बोंदा का कथन है संप्रभुता के संदर्भ में। आगे हम लोग चलते हैं 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्र राज्य और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता। 19वीं सदी में औद्योगिकरण, राष्ट्रीयता और औपनिवेशिकता के उदय के बाद संप्रभुता का विचार और अधिक जटिल हुआ। औपनिवेशिक शक्तियों ने अन्य क्षेत्रों पर संप्रभुता का दावा किया जिससे दुनिया भर में उपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। दूसरी ओर 20वीं सदी में विशेष रूप से दोनों विश्व युद्धों के बाद अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के नियमों और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की स्थापना के साथ संप्रभुता का विचार और भी विकसित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और नियमों ने यह सुनिश्चित किया कि देशों के बीच संघर्षों को शांतिपूर्वक और न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए। अब विभिन्न परिभाषाओं की बात करते हैं। ये सभी परिभाषाएं पिछले सभी एग्जामों में आई हुई हैं। गार्नर की परिभाषा जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं उसको मैंने यहाँ जो है लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। पहली है गार्नर की डेफिनेशन सॉवरेंटी से संबंधित। प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य की इच्छा से नहीं। कोई अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। केल्सन की परिभाषा है अपने मौलिक तथा एकमात्र स्पष्ट भाव में प्रभुसत्ता का सर्वोच्च भाव से है। पोलक की परिभाषा है कि प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो न तो अस्थायी है न हस्तांतरणीय।
न यह ऐसी विशेषता नियमों के अधीन है जिसे यह बदल नहीं सकती और न यह धरती पर किसी अन्य शक्ति के प्रति उत्तरदायी है। ओपेनहाइमर का मानना है कि प्रभुसत्ता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। विल्सन का मानना है कि प्रभुसत्ता कानूनों का निर्माण करने तथा उन्हें लागू करने वाली प्रतिदिन क्रियाशील शक्ति है। लास्की का कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी बार आया हुआ है कि राज्य की प्रभुसत्ता अपने क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों एवं संघों को आदेश देती है या उनमें से किसी से आदेश नहीं लेती। इसकी इच्छा किसी प्रकार के वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। जैक्स की परिभाषा है कि प्रभुसत्ता वह सत्ता है जो अंतिम अर्थ में राज्य के प्रत्येक सदस्यों के कृत्यों को पूर्ण तौर से नियंत्रित करती है और जिसके विरुद्ध समाज का कोई सदस्य याचना नहीं कर सकता। रसेल का मानना है कि प्रभुसत्ता राज्य के भीतर दृढ़तम या सर्वोत्तम सत्ता है जो कानून या किसी वस्तु द्वारा सीमित नहीं, क्योंकि तब यह दृढ़तम होगी न कि सर्वोच्च। बोंदा का कथन ये काफ़ी मोस्ट है, इसको द मोस्ट कर लीजिए, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। लेकिन आगे चल के बोंदा जो है इस पर विधि का ही नियंत्रण, प्राकृतिक विधि से जो है संप्रभुता को नियंत्रित कर देते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। विलोबी का कथन है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ग्रोसियस का मानना है कि प्रभुसत्ता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है, यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं होता और जिसकी इच्छा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। बर्गेस का मानना है कि संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर भौतिक निरंकुश और असीमित शक्ति है। ऑस्टिन का कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, पीजीटी टीजीटी दोनों एग्जाम में पूछा जाती है जो है ऑस्टिन की परिभाषा। टीजीटी में ऑस्टिन की परिभाषा है, यदि किसी समाज का अधिकांश भाग किसी निश्चित प्रधान व्यक्ति की आज्ञाओं का पालन करता हो और वह निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा पालने का आदी न हो, तो उस समाज में वह व्यक्ति संप्रभु है और उस निश्चित प्रधान व्यक्ति सहित वो समाज संप्रभु समाज है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ऑस्टिन का। जेलिनेक का कथन है कि प्रभुसत्ता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बाध्य नहीं है। डिग्वी का मानना है कि संप्रभुता राज्य की आदेशकारी शक्ति है। राज्य के रूप में संगठित यह राष्ट्र की इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा राज्य के क्षेत्र से सब व्यक्तियों को विधिक रूप से आदेशित दिए जाते हैं। ब्लैकस्टोन का मानना है कि प्रभुसत्ता वह सर्वोच्च अनिवार्य और अनियंत्रित सत्ता है जिसके आश्रित बड़े बड़े कानून होते हैं। रूसो का मानना है कि सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभुता है या सार्वजनिक संकल्प ही संप्रभु है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं संप्रभुता के। पहला लक्षण है या पहली विशेषता है इसकी पूर्णता। प्रभुसत्ता का प्रमुख लक्षण पूर्णता है, जिसका अर्थ है राज्य की संप्रभुता सर्वोच्च और असीमित होती है। यह आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वायत्त होती है। आंतरिक रूप से यह सभी नागरिकों और संस्थाओं पर अधिकार रखती है और बाह्य रूप से यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य करती है। प्रभुसत्ता का परंपरागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानता, क्योंकि यह किसी प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को व्यक्त नहीं करता। संप्रभुता दूसरा है। अब पूर्ण जो प्रभुसत्ता का लक्षण पूर्णता है, इसके संदर्भ में हाब्स का कथन है कि संप्रभु विधि द्वारा भी निलंबित नहीं है, क्योंकि विधि संप्रभु की आज्ञा है। अन्य शब्दों में हाब्स का एक कथन है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु का आदेश ही कानून है। आदेश ही कानून है। ये हाब्स का कथन है जो संप्रभुता के लक्षण पूर्णता को सिद्ध करता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिकता। प्रभुसत्ता का प्रमुख लक्षण सार्वभौमिकता है, जो यह दर्शाती है कि राज्य शक्ति सर्वोपरि और असीमित है। इसका अर्थ है कि राज्य की सीमाओं के भीतर सभी व्यक्ति, संस्थाएं और समूह उसके कानून और अधिकारों के अधीन हैं। बाहरी रूप से यह अन्य राज्यों से स्वतंत्रता और बराबरी का प्रतीक है। अदेयता है अन्य लक्षण। अदेयता, राज्य स्वयं को नष्ट किए बिना प्रभुसत्ता को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकता। गार्नर के शब्दों में
प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। लाइबर का कथन है, ये कथन कई बार पूछा गया है, यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया है। लाइबर का कहना है कि प्रभुसत्ता को उसी तरह हस्तांतरित नहीं किया जा सकता जैसे वृक्ष को उसके अंकुरित होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जैसे मनुष्य आत्मविनाश के बिना अपना जीवन या व्यक्तित्व किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकता। तो ये कथन आप लोग याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। अगला है स्थायित्व। प्रभुसत्ता उतनी ही स्थायी है जितना कि स्वयं राजा। सरकारों के बदलते रहने पर भी प्रभुसत्ता राज्य की भांति स्थायी होती है, क्योंकि प्रभुसत्ता के अंत का अर्थ है राज्य का अंत। अन्य लक्षण है अविभाज्यता। प्रभुसत्ता को विभाजित या बांटा नहीं जा सकता। किसी राज्य में दो संप्रभु नहीं हो सकते। संघीय राज्यों में प्रभुसत्ता संघ और इकाइयों में बंट नहीं जाती, बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संबंध में उसके अधिकार क्षेत्र बढ़ जाते हैं। गैटल का मानना है कि यदि संप्रभुता विभाजित है तो वहाँ एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व है। संप्रभुता की विभाज्यता के संदर्भ में केलहन का मानना, ये कथन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी कथन लगातार एग्जाम में पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया है और टीजीटी में भी पूछा गया है। संप्रभुता एक समग्र वस्तु है, इसे विभाजित करना, इसे नष्ट करना है। राज्य में यह सर्वोच्च शक्ति है। हम अर्धवृत्त या अर्ध त्रिभुज की भांति अर्ध प्रभुसत्ता की बात नहीं कर सकते। हम लोग संप्रभुता के प्रकार की ओर चलते हैं। संप्रभुता के प्रकार में पहला है आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल सॉवरेंटी। इसके अंतर्गत राज्य का अपने क्षेत्र और संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता है। उदाहरण के लिए भारत की नीतियां भारतीय सरकार द्वारा तय की जाती हैं। बाहरी संप्रभुता के अंतर्गत क्या है? बाहरी संप्रभुता का वह रूप है, बाहरी संप्रभुता का यह रूप अन्य राज्यों से स्वतंत्रता, मान्यता व स्वतंत्र विदेश नीति का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश बाहरी संप्रभुता के प्रतीक हैं। तीसरा है विधि अनुसार तथा तथ्य अनुसार प्रभुसत्ता, डी ज़्यूरे एंड डी फैक्टो संप्रभुता। विधि के अनुसार संप्रभुता वह है जिसे राज्य के कानून के तहत सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो, जिसके पास आदेश देने तथा आज्ञा पालन कराने का वैध अधिकार होता है। जबकि वास्तविक संप्रभु वह है जो शक्ति के बल पर राज्य के सर्वोच्च पद पर असंवैधानिक तरीके से आसीन होता है। संप्रभुता का यह भेद राज्य में क्रांति विद्रोह के समय देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ रूस में 3 शताब्दियों तक तथ्य के अनुसार प्रभुसत्ता स्टालिन के हाथों में, जबकि विधि के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च सोवियत में निहित थी। ब्राइस का कहना है कि व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय जो अपनी या उन सब की इच्छा को कानून अथवा कानून विरोधी ढंग से सर्वोपरि बना सकता है, वही व्यक्ति अथवा निकाय तथ्यतः संप्रभु है, जिसके प्रति वास्तविक आज्ञाकारिता होती है। नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता को हम लोग देखते हैं। नाम मात्र का संप्रभु वह है जिसके नाम से शासन के समस्त कार्य संपादित होते हैं। वास्तविक संप्रभु वह है जिसके द्वारा वास्तव में शासन कार्य किया जाता है। इस प्रकार का भेद प्राय संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है। ब्रिटिश सम्राट तथा भारतीय राष्ट्रपति नाम मात्र के संप्रभु के उदाहरण हैं। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं भारतीय प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल वास्तविक संप्रभु के उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम लोग वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के बारे में, लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी। वैधानिक संप्रभु वह है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने कुछ सर्वोच्च शक्ति हो। कानूनी संप्रभु सदैव निश्चित तथा स्पष्ट होता है। ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु का सर्वोच्च उदाहरण है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता का आशय निर्वाचक मंडल से है। इसकी इच्छा और समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है। डायसी के अनुसार कानूनी संप्रभु के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। गिलक्राइच, ये कथन काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट कर लीजिए आप लोग इसको याद रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी पूछा गया है। गिलक्राइच का भी कथन महत्वपूर्ण है, इसको भी मोस्ट कर लेते हैं। गिलक्राइच के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानून के पीछे होते हैं। देखते हैं हम लोग लोकप्रिय प्रभुसत्ता के बारे में, पॉपुलर सॉवरेंटी के बारे में। जब
हम यह स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता सर्वसाधारण जनता में निहित है तो उसे लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहते हैं। गिलक्राइस्ट के शब्दों में लोकप्रिय प्रभुसत्ता एक शासक या वर्ग को सत्ता के विरुद्ध जनता की शक्ति है। इसमें दो बातें निहित है, वयस्क मताधिकार और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा विधानसभाओं का नियंत्रण। लोकप्रिय प्रभुसत्ता राजनीतिक संप्रभुता से इस अर्थ में अलग है कि जहां राजनीतिक प्रभुसत्ता का आशय किसी छोटे समुदाय, कुलीन वर्गीय अथवा संगठित शक्ति से होता है, वहां लोक प्रभुसत्ता, फिर से देख लेते हैं, जहां राजनीतिक प्रभुसत्ता का आशय किसी छोटे समुदाय, कुलीन वर्गीय अथवा संगठित शक्ति से होता है, वहीं लोक प्रभुसत्ता जनता में निवास करती है। इस प्रकार लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार साधारणतः नैतिक आधार पर जनसाधारण को प्रभुसत्ता का उपयुक्त पात्र मानता है। इस विचार के आरंभिक संकेत प्राचीन रोमन विचारक सिसरो से मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था सार्क यूनिवर्सिटी में और यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कि पॉपुलर सॉवरेंटी सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। पॉपुलर सॉवरेंटी तो ये प्रतिपादित की गई थी रोमन काल में सिसरो द्वारा। किंतु जैसे जैसे रोमन साम्राज्य शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे यह विचार जोर पकड़ता गया कि सम्राट की इच्छा ही कानून की मान्यता का आधार है। मध्य युग में संपूर्ण सत्ता को मूल क्षेत्र जब ईश्वर को माना गया, तब सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में इतालवी दार्शनिक मार्सिलियो आ पादुआ ने अपनी विख्यात कृति डिफेंसर पेसिस के अंतर्गत पोप की सत्ता को चुनौती देते हुए लोकप्रिय प्रभुसत्ता के सिद्धांत को नया जीवन प्रदान किया। तो अगर मिडाइवल फेज की बात की जाएगी पॉपुलर सॉवरेंटी के, तो मिडाइवल फेज में मार्सिलियो आप पादुआ ने जो है अपनी पुस्तक डिफेंसर पेसिस में जो है पॉपुलर सॉवरेंटी की बात करते हैं। 17वीं शताब्दी में जर्मन न्यायविद अल्थ्यूजियस ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का बड़ा अच्छा निरूपण किया। उनके अनुसार प्रभुसत्ता ऐसा कार्य करने की सर्वोच्च और सर्वोपरि शक्ति है जो राज्य के सदस्यों के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए आवश्यक है। उनका मानना है कि राज्य का झुकाव अनुबंध अथवा सहमत में होता है, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत शासकों को जनसाधारण के अंकुश में रहना पड़ता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की संकल्पना रूसों के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। तो अगर व्यवस्थित तरीके से पॉपुलर सॉवरेंटी की बात की जाएगी तो वो रूसों के विचारों में मिलता है। उनके अनुसार प्रभुसत्ता की सही अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में देखने को मिलती है, जो किसी समुदाय के सब सदस्यों की तात्विक इच्छा यानी रियल विल का योग है। रूसों के अनुसार कोई प्रशासक अपनी इच्छा को आज्ञाप्ति के रूप में तो व्यक्त कर सकता है, किंतु कानून का निर्माण सामान्य इच्छा द्वारा ही होगा। बिखरे हुए जन समुदाय को लोकप्रिय प्रभुसत्ता नहीं कहा जा सकता। यह लोकमत की शक्ति में ही सार्थक होती है। जहां शासक वर्ग शासन का संचालन जनहित को ध्यान में रख कर करते हैं, वहां लोकप्रिय प्रभुसत्ता होती है। गार्डन का कथन है कि असंगठित जनमत कितनी भी शक्तिशाली हो, प्रभुसत्ता नहीं होता जब तक कि उसे कानूनी रूप में न रख दिया जाए। ये पूछा गया कथन है, तो इसको मोस्ट कर लीजिए, इसको आप लोग को याद रखना है। जैसे विधायी निकाय के सदस्यों के अनौपचारिक तथा गैर सरकारी प्रस्ताव कानून में आवृत्त होते हैं, ऐसे देश में जहां प्रायः सार्वजनिक मताधिकार की प्रणाली विद्यमान है। जनता की प्रभुसत्ता का अर्थ है निर्वाचकों की बहुमत की शक्ति के सिवा और कुछ नहीं, जो वैधानिक ढंग से स्थापित रूप में कार्य करते हुए उनकी इच्छा को व्यक्त करती हैं। अतः लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अनिवार्य शर्त है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, विधानमंडल पर जनसाधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण और राष्ट्र के वित्त पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण। संक्षेप में लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रभुसत्ता की कानूनी संकल्पना को नैतिक और दार्शनिक आधार प्रदान करता है। अगर संप्रभुता के सैद्धांतिक आधार की बात करते हैं, इसमें विभिन्न विचारकों और उनके दृष्टिकोण हैं। हम लोग देखते हैं जीन बोडीन, या जिसको बोंदा बोलते हैं, जीन बोडीन 16वीं सदी के फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक को आधुनिक संप्रभुता का जनक माना जाता है। अपनी प्रसिद्ध कृति 6 बुक ऑफ रिपब्लिक में बोडीन ने प्रभुसत्ता की अवधारणा को राज्य की पूर्ण और शाश्वत शक्ति के रूप में परिभाषित किया। उनके सिद्धांत में निम्नलिखित मुख्य बिंदु शामिल हैं। संपूर्ण शक्ति, प्रभुसत्ता अविभाज्य है और उसे साझा नहीं किया जा सकता। प्रभुसत्ता के पास राज्य के भीतर सभी मामलों पर अंतिम अधिकार होता है। साथ ही प्रभुसत्ता की शाश्वत प्रकृति होती है। प्रभुसत्ता अस्थायी नहीं होती है, यह निरंतर और अस्थायी होती है। कानून बनाने का अधिकार,
प्रभुसत्ता के पास कानून बनाने, उसे संशोधित करने और रद्द करने का विशिष्ट अधिकार होता है, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। स्वतंत्रता एक प्रभुसत्ता राज्य किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होता और यह आंतरिक व बाहरी दोनों मामलों में पूर्ण स्वायत्तता रखता है। बोडिन के विचारों ने आधुनिक राज्य प्रभुसत्ता की समझ का आधार तैयार किया और राजनीतिक सिद्धांत एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को प्रभावित किया। हालांकि उनकी संपूर्ण शक्ति पर जोर को संवैधानिक व लोकतांत्रिक शासन के संदर्भ में आलोचना का भी सामना करना पड़ा। थॉमस हॉब्स का संप्रभुता के संदर्भ में हम लोग विचार देखते हैं। हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश है। थॉमस हॉब्स के पहले बोधा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता का प्रतिबंध आरोपित किए थे। हॉब्स ने संप्रभुता को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। उसने चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया। हॉब्स ने राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्तावादी माना। उसके अनुसार संप्रभु का आदेश ही विधि है। हॉब्स ने राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई भेद नहीं किया। हॉब्स ने राज्य में, सरकार में और समाज में कोई भेद नहीं किया। उसने सरकार के अंगों का किसी प्रकार से विभाजन नहीं किया। हॉब्स ने राज्य और राजा में भी अंतर नहीं किया। हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई। यह शब्द सेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए उपयोग किया। अब जॉन लॉक के देखते हैं संप्रभुता के। जॉन लॉक सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। लॉक ने संप्रभुता की परंपरागत धारणाओं को चुनौती दी। उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया, जिसमें सत्ता का स्रोत जनता मानी गई। उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य लोगों की जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना है। यदि सरकार इन अधिकारों का हनन करे तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। जीन जैक्स रूसो क्या बोल रहे हैं? रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य और कभी त्रुटि न करने वाली संस्था है। रूसो के विचार में लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। उसने राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया। अब संप्रभुता के सामने वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। संप्रभुता के समक्ष में वर्तमान जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कारण परस्पर आर्थिक निर्भरता और वैश्विक व्यापार समझौते जैसे नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या साफ्टा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट राज्य नियंत्रण को कमजोर करते हैं। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे एप्पल हैं, गूगल हैं, एडिडास, टाटा, होंडा ये राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करती हैं, जिससे राष्ट्र की स्वायत्तता घटती है। साथ ही साथ जो संप्रभुता के समक्ष दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है वो है मानवीय हस्तक्षेप की। वर्ष 1991 में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तो संयुक्त राष्ट्र और गठबंधन बलों ने मानवीय हस्तक्षेप किया और इराक से कुवैत को मुक्त कराया। इसे गुल्फ युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1992 से 95 में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद बोस्निया में जाति संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र और नाटो ने मानवीय हस्तक्षेप किया, जिसमें शांति स्थापना युद्ध विराम समझौते में मदद की। 1994 में रवांडा जनसंहार, साथ ही साथ 2003 में इराक में अमेरिकी नेतृत्व में सैन्य हस्तक्षेप, लीबिया में 2011 में हस्तक्षेप था, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में 2013। इन सभी विकसित और अर्धविकसित देशों में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ का हवाला देकर या संयुक्त राष्ट्र संघ को साथ लेकर के अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा इन विकसित या इन अल्प विकसित तथा विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों को हथियाने के लिए मानवीय आधार पर या मानवीय आधार दिखाकर हस्तक्षेप करता है, जबकि उसका वास्तविक उद्देश्य वहाँ मानवाधिकार के हनन को रोकना नहीं बल्कि अमेरिका के अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है। तीसरा है प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चुनौतियाँ इस समय वर्तमान में जो है संप्रभुता के समक्ष चुनौती पेश कर रही हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न संधि व संगठन। साथ ही हम लोग देखते हैं निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है संप्रभुता में। अगर यह कहा जा सकता है कि संप्रभुता आज भी एक विवादित लेकिन महत्वपूर्ण अवधारणा है जो राज्यों के अधिकारों और एक परस्पर जुड़े हुए विश्व की मांगों के बीच संतुलन साधने का प्रयास करती है। यह व्यवस्था बनाए रखने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आने वाले 2-3 वीडियो हम लोग उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।